नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। दुधारू पशुओं में थनैला रोग तेजी से बढ़ रहा है। इस रोग से पीड़ित पशु दूध देना कम कर देता है। इस रोग से पशु की जान को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन पशु अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो पशुओं में थनैला रोग का निदान कैसे करें, आइए जानते हैं पशु चिकित्सालय लोहरवाड़ा के प्रभारी BL यादव से। आने वाला समय आएगा, रेनी सीजन, बरसात का सीजन आएगा, तो इसमें पशुओं में मुख्यतः होने वाली बीमारी जैसे थनैला रोग मुख्यतः ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा होने की वजह ये होती है कि ये गंदगी की वजह से होता है। तो इस सीज़न के अंदर आर्थिक नुकसान भी ज़्यादा होता है। इस सीज़न में जैसे गंदगी से पशुओं के थन के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है और वो थनैला का रूप ले लेता है। इस रोग से आर्थिक हानि और पशु हानि दोनों ही बहुत ज़्यादा है। एक बार थनैला होने के बाद में ये बहुत ही एक तो महंगा इलाज होता है, और दूसरी बात है कि इसमें उत्पादन इतना घट जाता है कि पशु ब्याकर भी नहीं ब्याने के बराबर होता है। इसमें दूध का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। दुग्ध उत्पादकों को काफी नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस रोग के पहचान के लक्षण के बारे में। अगर थनैला रोग हो जाता है तो इसके लक्षण मुख्यतः ये होते हैं कि एक तो थनों के अंदर छिछड़े आने लग जाते हैं। दूसरी बात है कि थन और गादी, जिसको बोलते हैं अडर, तो वो दोनों में सूजन आ जाती है। और सूजन आने के बाद में दूसरी स्टेज होती है कि इसमें फाइब्रोसिस बन जाता है, गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। यह अवस्था बहुत ही खतरनाक होती है, एक्यूट मेस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है। थनैला रोग से पशुओं को बचाने के उपाय। पशुपालक भाई यदि कुछ जरूरी उपायों को समय समय पर अपनाएं, तो पशुओं में थनैला रोग नहीं होगा, जो इस प्रकार से है। थनैला रोग से प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें। पशु बाड़ी की नियमित साफ सफाई करें। पशुशाला की लाल दवा या फिनाइल से धुलाई करें और चूने का छिड़काव करें। पशुओं को साफ सुथरे एवं सूखे तथा हवादार स्थान पर बांधें। पशु के थनों की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। पशु का दूध निकालने से पूर्व ग्वाले को अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पशु का दूध पूर्ण हस्त या चुटकी विधि से दोहन करना चाहिए। थनों का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। थनैला रोग का सबसे पहले तो ये है, इसका बचाव ही कर ले तो बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बचाव के लिए एक तो पशुओं के आसपास में बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहां पशु रह रहा है। दूसरी बात है, जब भी पशु का दूध निकाले बिल्कुल अडर को, गादी को धो के फिर दूध निकालना चाहिए। और दूध निकालने के बाद में भी उसको बिल्कुल धो के बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए, जिससे कि वो बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करेगा तो ये थनैला रोग का बचाव हो जाएगा। इस बीमारी में बचाव कर ले तो अच्छा है, वरना इसमें हैवी एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है। तो इससे अगर रोग कहीं लक्षण प्रकट कर रहा है तो नज़दीकी संस्था में जाके पशु चिकित्सालय में तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि समय पर इलाज हो जाए और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही उत्पादन की बची रहे। थनैला रोग का उपचार। इस रोग से ग्रसित पशु का उपचार प्रारंभिक अवस्थाओं में करने पर ही सफल होता है। रोगी पशु का समय पर उपचार न होने पर थन खराब हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए दुधारू पशु के दूध की जांच समय पर करवा लेनी चाहिए। थनैला रोग से ग्रसित पशु का उपचार योग्य पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए। इसके लिए पशु का थन अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर छोड़ दें। कुछ समय बाद पशु चिकित्सक के द्वारा पशु के थनों में जीवाणु नाशक औषधियाँ चढ़वाते हैं तथा मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा दवा दी जाती है। पशु के थनों में ट्यूब चढ़ाकर उपचार किया जाता है। ध्यान रखें कि अंतिम ट्यूब चढ़ाने के 48 घंटे बाद तक दूध उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जब पशु का थन पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तभी उसका दूध प्रयोग में लेना चाहिए। ये थनैला रोग मुख्यतः जो नवजात ब्याए हुए पशु है, जो अधिक दूध देने वाले उन पशुओं में ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अतः जो भी नए ब्याह रहे उन पशुओं का विशेष ध्यान रखें कि इस बीमारी से, जैसे गादी के अंदर ज़्यादा दूध रहेगा तो उसकी टीट कैनाल, जो दूध का छिद्र है, वो खुल जाता है,
जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाता है। बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो वो थनैला का रूप ले लेगा। तो अतः जो नए ब्यावत में जो पशु आएंगे, अभी जो रेनी सीजन में मुख्यतः होता है, तो उनका विशेष ख्याल रखें कि जो अधिक दूध देने वाले उनमें मुख्यतः ये बीमारी होती है, तो उन पशुओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए और विशेष प्रिकॉशन सावधानी बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, हरी खाद जिसके प्रयोग से न केवल भूमि की भौतिक दशा सुधरती है बल्कि खेती की लागत में भी कमी आती है। इसलिए फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप अभी कौन कौन सी हरी खाद वाली फसलों की खेती करें और इनसे क्या लाभ है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार से। हो ये रहा है कि लगातार जो हम सघन खेती कर रहे हैं और खादों का संतुलित प्रयोग कर रहे हैं और फसल अवशेषों को हम जला रहे हैं, इससे जो है ना हमारी भूमि की मृदा स्वास्थ्य है वो कमज़ोर हो रही है। उसमें हमारी भौतिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी रासायनिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी जैविक शक्ति भूमि की कमज़ोर हो रही है। इसको बनाए रखने के लिए हमें रासायनिक खादों के साथ साथ हमें जैविक और ऑर्गेनिक खादें हैं उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम हरी खादों का प्रयोग करें। हरी खादों में हमारे मूंग, ढैंचा, सनई, गवार ऐसी फसलों को हम ले सकते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2 सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। ढैंचा है जैसे या दूसरी दाल वाली फसलें हैं, उसके जड़ों में रहता है और जैसा कि आप देखेंगे ये है ढैंचे की जड़। तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि इसमें ग्रंथियां बन गई हैं और जड़ों में ये ग्रंथियां क्या हैं, इसमें नाइट्रोजन है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ने इसका स्थिरीकरण किया है वायुमंडल में। तो ये नाइट्रोजन है जो आने वाली फसल में जब इसको हम ढैंचे को दबाएंगे तो ये उसको मिल जाएगी, अगले वाली फसल को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है हमारी भूमि की भौतिक शक्ति, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को गहराई से और उसको ज़मीन को ज़्यादा पोरोसिटी बढ़ती है, उसमें जल धारण शक्ति बढ़ेगी और हमें जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता को भी वो बढ़ाएगा। जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान की रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं और जो पोषक तत्व नीचे पड़े हैं उसको ढैंचा अपने अंदर समा लेता है और उसको हम आने वाली फसल से पहले ज़मीन में पलट देते हैं। तो आने वाली फसल में हमारे को पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती, वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये ढैंचा, मूंग, सनई, अगर इसका गवार इसका हम प्रयोग करते हैं तो सभी किसानों को इसका फायदा होगा।
तरबूज की फसल हमारे जिन किसान भाइयों ने की है वो इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल का उचित तरीके से प्रबंधन करें। तो इस समय तरबूज की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ राहुल डोंगरे। तरबूज की खेती बहुत फायदेमंद है और ग्रीष्मकालीन जो भी फसलें हैं उनमें जो तरबूज की खेती है वो उन सही फसलों से ज़्यादा फायदेमंद है और इसको इजीली इसकी खेती कर सकते हैं। खरपतवार के उचित प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि समय समय पे खरपतवार नियंत्रण किया जाए। वैसे अभी आपने 2-3 बार किसान भाइयों ने तो खरपतवार निकाल चुके होंगे खेत से, पर अभी भी अगर खरपतवार खेत में है या आसपास की जो मेड़ है वहाँ पे है तो उसको भी यांत्रिक विधि से निकाला जाए, क्योंकि खरपतवार खेत में जो नमी है, जो पोषक तत्व है वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो कुछ जो कीड़े हैं, जो बीमारियाँ हैं उसको आश्रय भी प्रदान करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अभी खास ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तापमान बढ़ने से आपको सिंचाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और अगर जहां आपने फसल लगाए हैं वहां सिंचाई 8-10 दिन में एक बार लगातार करते रहना चाहिए, जिससे हमारे खेत में पर्याप्त नमी बनाए रहे, जिससे जो फलों की वृद्धि है वो अच्छे ढंग से सही होती रहे। वर्तमान समय में देखा गया है कुछ एरिया में काफ़ी ज़्यादा तूफान, आंधी और बारिश भी हो रही है। अगर अचानक ज़्यादा हो जाए तो किसान भाइयों को तुरंत जल निकास करना चाहिए, जिससे उसके फलों पर कोई गलत प्रभाव न पड़े और फल सड़न न हो। किसान भाइयों, अभी आपने तरबूज की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं फसल में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। पोषक प्रबंधन के लिए जब आपने बुआई की होगी उस समय आपने आधार बेसल डोज के रूप में आप नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा दिया होगा और पूरी मात्रा में फास्फोरस पोटास दिया होगा। अब इस समय जो बची हुई मात्रा का 1/3 33% आप नाइट्रोजन की मात्रा अभी दें। उसके बाद जो बची हुई बाकी है 33% मात्रा वो आप अंतिम बार तीसरी बार दें, जिससे पर्याप्त पोषक तत्व फसल को मिल सके। अगर आपको जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी दिखती हो तो आप इसके लिए पत्तियों पे इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो 19 का घोल है वो अवेलेबल होता है। इसकी मात्रा 5 ग्राम प्रति लीटर घोल के इसका स्प्रे किया जाए, जिससे इससे तुरंत जो पोषक तत्व है पौधों को मिलेंगे, पौधों की अच्छी बढ़वार होगी। कहीं कहीं फल फटने की समस्या भी पाई जाती है, इसलिए इस फटने की समस्या को रोकने के लिए बोरेक्स का हम स्प्रे फसल पे करें, जिससे समस्या फटने की न हो। तरबूज की फसल को अनेक प्रकार के कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इन कीट और रोग की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। चूँकि तरबूज में जनरली जो एक ही मेन कीड़ा है जो नुकसान करता है, पम्पकिन बीटल, जिसको हम तरबूज का कीड़ा बोलते हैं, इसको का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हानि ज़्यादा होने की आशंका होती है। अगर ये क्षति के स्तर से ज़्यादा पे अगर ये कीड़ा लगा हुआ है फसल में तो इसके लिए मोनोक्रोटोफास तो इसकी जो मात्रा रहेगी वो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करिए। 12 से 15 दिन के अंतराल से 2 स्प्रे करें, जिससे इसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा तरबूज की पत्तियों में लीफ माइनर एक कीट है, ये भी गर्मियों के समय में काफ़ी नुकसान करता है और ये चूंकि फल चूसक पत्ती चूसक कीट है, इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथोएट एक कीटनाशी आता है जो काफ़ी अच्छा है। इसका इस्तेमाल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, जिससे इसका नियंत्रण हो सके। कुछ बीमारियां हैं जो ज़्यादा लगती है, ज़्यादा प्रकोप करती है, जिसमें से फल सड़न है, एंथ्रेक्नोज है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू है। इन सब का समय पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फल की उपज काफ़ी कम करते हैं। फल सड़न के लिए हम जो फल हमारे सड़े हुए हैं या जो छोटे या जो प्रकोपित फल है उनको हम सबसे पहले अपने खेत से उठाकर दूसरी दूर जाकर किसी गड्ढे में गड़ा दे, जिससे ये आगे और न फैल पाए बीमारी। और पाउडरी मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू के लिए सल्फर युक्त जो फंजीसाइड है, फफूंदीनाशक है, इसका आप स्प्रे करें और इसका स्प्रे लगातार करते रहे फल आते तक। और उसके बाद भी हर 12 से 15 दिन में सल्फरयुक्त जो फंजीसाइड है, डाइथेन Z78, डाइथेन M45, इनका स्प्रे करें, जिससे जो बीमारी है ये कंट्रोल में रहे और अपनी जो उपज है अच्छी होती रहे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव डबरी, जिला जयपुर के प्रभाकर सिंह ने। आपने जैविक तकनीक से खरपतवार और कीट रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज के समय में खेती में बढ़ती लागत और कम होती मृदा की उर्वरता एवं स्थिर होती पैदावार एक बड़ी समस्या बन गई है। इन्हीं समस्याओं का हल है जो बहुत ही कम खर्च में खरपतवार, कीट और रोगों का आसानी से नियंत्रण करके अच्छी गुणवत्ता की पैदावार जाते हैं। तो आइए जानते हैं खेती में अपनाए जाने वाली तकनीक के बारे में। जैविक विधि से कीट प्रबंधन। इसके लिए किसान भाइयों गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे सूर्य की तेज किरणें भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भूमिगत कीटों के अंडे, शुंक, लटे तथा व्यसक नष्ट हो जाते हैं। नाशी जीवों की निरंतरता को समाप्त करने के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाएं। कीट प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें। फसलों में अधिक मात्रा में नत्रजन का उपयोग करने से रस चूसक कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है, इसलिए संतुलित खादों का प्रयोग करें। जैविक विधि से कीट प्रबंधन के लिए ट्रैप फसल लगाएं। आवश्यकता से अधिक पौधों का विरलीकरण अवश्य करें। कीटों एवं रोगों से ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट करें। प्रकाश पाश और फेरोमोन ट्रैप 8 से 10 प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ब्यूवेरिया बेसियाना मित्र फंफूद भूमिगत कीटों जैसे दीमक, सफेद लट को नियंत्रित करती है। 2.5 किलोग्राम ब्यूवेरिया को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर संवर्धन कर भूमि में डालें। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें, क्योंकि कच्चे गोबर की खाद डालने से दीमक का प्रकोप बढ़ता है। खेत में पर्याप्त नमी रखें, और क्योंकि दीमक नमी से दूर भागती है, जिससे फसल का आसानी से बचाव किया जा सकता है। जैविक विधि से सुंडियों के नियंत्रण के लिए एनपीवी का उपयोग करें। जैविक विधि से रोग प्रबंधन। रोगरोधी किस्मों की बुवाई करें। बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों को तेज धूप में सुखाएं और बीजों में नमी 12% से अधिक नहीं रहनी चाहिए। बीजों को बोने से पूर्व बीज को मित्र फंफूद ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन। जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें। शुद्ध और साफ बीजों का प्रयोग करें। खरपतवारों के बीज बनने से पहले हाथ से उखाड़कर नष्ट कर दें। उचित फसल चक्र अपनाएं। कृषि उपकरणों को एक खेत से दूसरे खेत में जाने से पूर्व अच्छी तरह साफ करना चाहिए, अन्यथा खरपतवारों के बीज एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। जैविक प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए मल्चिंग का प्रयोग करें। गाजर घास प्रभावी क्षेत्रों में मित्र कीट जैसे जागरोग्रामा, बाइकोलोराटा का प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
वर्मी बेड में कंपोस्ट तैयार कर रहे किसान से मुलाकात। कोरोना के दौर में कैसे करें मुर्गी फार्मों की विशेष देखरेख। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्प रत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।